चलिए नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12 से 13 दिसंबर 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा, वो तमाम जानकारी आपको हमेशा की तरह विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। कल वाला क्लास अब्सेंट हुआ था, कुछ वजह थी, तो इसीलिए क्लास नहीं आ पाया था। ठीक है, अब सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के एक प्रश्न से, जो प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। ये प्रश्न था कि बिहार के सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के बारे में हमने विस्तृत तौर पर आपको जानकारी दिया था, सारी की सारी बातें आपको बतलाई गई थी पिछले वीडियो में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि मिशन दक्ष की शुरुआत की गई है। कोशिश करें कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए, पहले प्रश्न पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में 11 दिसंबर 2023 को बिहार में पहली बार किस जिले में जीरादेई महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये इसका पहला संस्करण है और आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि सिवान। जीरादेई जो स्थान है वो सिवान जिले में एक स्थान है और यहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। और ये बातें हमने कई बार आपको बताया है कि जीरादेई ग्राम को ही महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। इनसे संबंधित तथ्यों के बारे में हम विस्तार से बातें कर लेते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक गांव जीरादेई में 11 दिसंबर 2023 को जीरादेई महोत्सव का आयोजन किया गया। यह पहली बार है यह पहली बार है जब यह महोत्सव यहाँ पर आयोजित हुआ है। जीरादेई महोत्सव इसे नाम दिया गया है और आयोजन कब हुआ, तो 11 दिसंबर 2023 को। आपको बता दूं कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में इसका आयोजन किया गया है, इस महोत्सव का। और इस महोत्सव में खेल कूद प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें निहित थी जो यहाँ पर मतलब आयोजित हुआ है। आगे कुछ पॉइंट में हम बात कर लेते हैं। जैसे जीरादेई की हमने चर्चा किया है, तो जीरादेई सिवान जिले में एक जगह है, या फिर यूं कहें एक स्थान है, जहां पर 3 दिसंबर 1884 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था और एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने गए। पहले व दूसरे राष्ट्रपति जो भारत के थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो भारत के इतिहास में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले ऐसे शख्स हैं जो कि 2 कार्यकाल के लिए भारत के, या फिर 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखिए, वो मूल रूप से बिहार के सिवान जिले की जीरादेई ग्राम के रहने वाले थे। कुछ बातें और भी है, उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे कि 28 फरवरी 1963 को पटना में सदाकत आश्रम में राम राम शब्द के उच्चारण के साथ उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए थे। अच्छा, ये जानकारी मैं आपको यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसी तरह की एक जानकारी महात्मा गांधी से संबंधित रिलेट करके पूछा जाता है। महात्मा गांधी के जो अंतिम शब्द थे वो थे हे राम, जो कि महात्मा गांधी ने अपना प्राण त्यागा था 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद के निधन की, तो 28 फरवरी 1963 को सदाकत आश्रम पटना में, जो कि गंगा नदी के किनारे है, तो यहीं पर इन्होंने राम राम शब्द के उच्चारण के साथ अपना प्राण त्यागा था। अच्छा, एक जानकारी इनसे संबंधित यह भी है कि उन्हें भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, तो वर्ष 1962 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। ये भी जानकारी ध्यान रखें किन्हें, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट है कि गांधी जी ने जीरादेई को तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। यही वजह था क्योंकि यहाँ पर एक महान हस्ती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। तो इन्हीं के सम्मान में, या फिर इन्हीं को ध्यान रखते हुए महात्मा गांधी ने इस स्थल को तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। ये सारी बातें ध्यान रखें। चलते अब यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में उलार महोत्सव का आयोजन किया गया है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है, अभी उलार महोत्सव का आयोजन पटना में किया गया है। पटना में एक स्थान है पालीगंज। आपको बता दूं कि पालीगंज पटना में उलार के सूर्य मंदिर परिसर में उलार धाम महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में बिहार कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र राय के द्वारा किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। आयोजन तिथि की बात करें, 7 से 8 दिसंबर 2023 को ये यहाँ पर पालीगंज पटना में आयोजित किया गया था। अच्छा, बिहार में कई सारे महोत्सव आयोजित हुए हैं रिसेंटली,
जो कि हम यहाँ पर अब आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि बीपीएससी मेकर ऐप पर इस वाले कोर्स में आपकी 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, जिसकी शुरुआत हो रही है 17 दिसंबर 2023 से। इसके तहत आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे ऑनलाइन मोड में 130 से अधिक टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं, जिसमें विभिन्न सब्जेक्ट से यानी कि सेक्शनल वाइज जो टेस्ट होंगे वो लगभग 15 प्लस होंगे और जो फुल लेंथ टेस्ट होगा वो 40 होगा, जो कि इस कोर्स में आपको मिलेगा। एडिशनल फीचर ये है कि इनमें तमाम मटेरियल यहाँ से आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। अच्छा, इसकी शुरुआत से पहले एक ऑफर आप सभी के बीच लाया गया है। जब इस कोर्स को आप परचेज करेंगे, यही वाला कोर्स है, जब इसको आप एप्लीकेशन पे परचेज करेंगे तो वहाँ पर एक प्रोमो कोड अप्लाई कीजिएगा BMTS70, जिसके बाद एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जो छात्र पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो उन्हें अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा 100 रुपये का। अच्छा, ध्यान देंगे ये ऑफर 16 दिसंबर 2023 तक वैध है, केवल 500 छात्रों के लिए उपलब्ध है। इनमें आधे से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करके कोर्स को परचेज कर चुका है। एक आपके पास सुनहरा मौका है कि जल्दी से आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और 17 दिसंबर 2023 से इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अब सेशन में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे बिहार में आयोजित हालिया महोत्सव के बारे में, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको बता दूं कि 2023 में खास करके जो महोत्सव आयोजित हुए हैं, उनमें आपको ध्यान रखना आम महोत्सव जो कि ज्ञान भवन पटना में आयोजित हुआ था 16 से 18 जून 2023 तक, ये राजकीय स्तर पर था। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि आम महोत्सव आमरस का जो आयोजन है, ये भारत सरकार द्वारा कहाँ पर किया गया था। इस आम महोत्सव को नाम दिया गया था आमरस, जो कि मॉस्को में आयोजित किया गया था। दूसरा हमारा महोत्सव है सूफी महोत्सव, जो कि मनेर शरीफ पटना में आयोजित हुआ 12 जून 2023 को। बाजरा महोत्सव भोजपुर में आयोजित हुआ 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक। 11वां थावे महोत्सव या फिर थावे फेस्टिवल गोपालगंज में 15 से 16 अप्रैल 2023 को। पक्षी महोत्सव कलरव, जो कि ये इसका पहला संस्करण था या फिर यूं कहें इसका उद्घाटन संस्करण था, नागी नक्टी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में 15 से 17 जनवरी 2021 को आयोजित हुआ था, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। अच्छा, इसका दूसरा जो महोत्सव प्रस्तावित है वो भागलपुर में प्रस्तावित है। हमारा अगला पॉइंट है किन्नर महोत्सव, जो कि प्रेमचंद रंगशाला पटना में 14 जुलाई 2023 को आयोजित हुआ। ये वही तिथि है जिस तिथि को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी। अगला हमारा है जीरादेई महोत्सव, जो अभी हमने आपको जानकारी दिया 11 दिसंबर 2023 को आयोजित हुआ है सिवान में। मंजूसा महोत्सव, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, सैंडिस कंपाउंड मैदान भागलपुर में 4 से 7 दिसंबर 2023 तक आयोजित हुआ। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया उलार धाम महोत्सव, जो कि पालीगंज पटना में 7 से 8 दिसंबर 2023 को आयोजित हुआ है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में जितेंद्र राय के द्वारा किया गया था। ये तमाम चीजें एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको ये सारी चीजें कंठस्थ होने चाहिए। अगर एग्जाम में प्रश्न बने तो वो 1 अंक आपके हाथ में हो। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में कितने प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सूची में प्रथम स्थान पर है। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो यह सर्वे अमेरिकी कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी किया गया, जिसमें दुनिया के 12 नेताओं को शामिल किया गया था। 12 नहीं बल्कि 22 नेताओं को शामिल किया गया था। और इस सूची की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर्स की नवीनतम जो रिपोर्ट आई है, जो सूची जारी की गई दिसंबर 2023 में, तो इस अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखिए। और उनकी जो अप्रूवल रेटिंग थी वो 76% है। लगातार तीसरी बार है जब उन्हें 76% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। इससे पहले 2 बार भी इन्हें 76% की अप्रूवल रेटिंग मिली थी। अच्छा, इस सूची में जो दिसंबर 2023 में रिसेंटली जारी हुआ, इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे स्थान की बात करें तो इसके बाद इस सूची में 66% रेटिंग के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर दूसरे स्थान पर, जबकि 58% रेटिंग के साथ स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट तीसरे स्थान पर, 49% रेटिंग के साथ ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा चौथे स्थान पर है। जबकि अगर हम बात करें सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि 40% रेटिंग के साथ 7वें स्थान पर है इस सूची में। अप्रूवल रेटिंग की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी किया गया। अब यहाँ पर अप्रूवल रेटिंग के अतिरिक्त दूसरी ओर इसके दूसरे पहलू को अगर हम देखें, डिस अप्रूवल रेटिंग की बात करें तो डिस अप्रूवल रेटिंग में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो टॉप पर रहे,
जबकि वहीं पर अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से, तो पूरी दुनिया में जो उन्हें डिसअप्रूवल रेटिंग मिला है, तो उनमें जो परसेंटेज है लोगों की वो 18% है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। डिसअप्रूवल रेटिंग एक अलग है, ठीक है, और अप्रूवल रेटिंग दोनों अलग है। दोनों में अलग से रेटिंग होता है। ये ना कि जितने लोगों ने अप्रूवल दिया और जितने लोगों ने नहीं दिया तो वो डिसअप्रूवल रेटिंग हो गया, ऐसा नहीं होता। दोनों रेटिंग अलग-अलग है। तो ये ध्यान रखिए, जस्टिन ट्रूडो इसमें टॉप पर है और नरेंद्र मोदी की बात करें तो 18% लोगों ने इन्हें डिसअप्रूव किया। अब यहाँ पर ये सारी बातें ध्यान रखें, नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है तो नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ बातें हमने आपको बतलाया था, वो हम देख लेते हैं कि इनका जो पूरा नाम है ये है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और वे 26 मई 2014 से लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं जो कि प्रधानमंत्री बने हैं, तो इस लिहाज से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनकी बात करें तो वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी अर्थात भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वसेवक संघ के सदस्य हैं। अच्छा, ये तो रही इनके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। हालांकि समय समय पर हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इनसे संबंधित आपको बताया, लेकिन यहाँ पर इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे विभिन्न देश और संस्था द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को जो सम्मान दिया गया है। हमने देखा है कई बार यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। ये कंप्लीट वो सूची है जो कि आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है। यहाँ पर दो तीन पॉइंट है वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से 2018 में सम्मानित किया गया था, जबकि दक्षिण कोरिया के द्वारा सियोल शांति पुरस्कार मिला 2019 में। ये कुछ 2 पॉइंट है इस सूची में जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि फिलहाल आपको ये तमाम चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं आगे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया गया है। अच्छा, सामान्यतः अगर हम बात करें यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा भारत में इस समय तक 1 लाख रुपये ही थी, चाहे वो कहीं भी हो। लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किया गया है, खास करके अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवा के लिए या फिर शिक्षण संस्थानों पर जो यूपीआई के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन होगा उसकी सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये किया गया है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल आपको जानकारी दे दूं कि रिजर्व बैंक के जो 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इन्होंने घोषणा की है। तो इस घोषणा के अनुसार हॉस्पिटल और शिक्षण संस्थानों में यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा अब 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है। आपको हमने कुछ जानकारी यहाँ से पहले भी दिया था, पुनः यहाँ पे आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक की 8 दिसंबर 2023 को पेश मौद्रिक समीक्षा की जो मुख्य बातें निकलकर सामने आई है, जो एग्जाम पर्पज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि आरबीआई ने रेपो दर को लगातार 5वीं बार 6.5% पर कायम रखा है या फिर बरकरार रखा है। इसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में भी आपको दिया था। दूसरा पॉइंट है कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को भुगतान के लिए यूपीआई लेनदेन की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। ये दूसरा पॉइंट है जो कि एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ रेट की यहाँ पर चर्चा हुई है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जीडीपी की बात हुई है तो राज्यों को लेकर जो अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी हुआ था, इसमें बिहार अव्वल रहा था। बिहार का जो ग्रोथ रेट रहा वो 10.64% रहा था और इतने ग्रोथ रेट के साथ बिहार अन्य राज्यों की तुलना में देखें तो अव्वल रहा था। ये चीज़ें ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक की चर्चा हुई है। रिजर्व बैंक से एक संबंधित प्रश्न कॉमन रूप से एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि पहले कई दफा एग्जाम में रिपीट हुआ है कि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। लेकिन अब अगर आपसे प्रश्न थोड़ा सा हार्ड करके पूछा जाए इसकी स्थापना को लेकर खास करके, तो पूछा जाएगा किस अधिनियम के तहत या फिर किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो 1934 के एक्ट के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है, सभी बैंकों का संचालक है। प्रारंभ में जो इसका हेडक्वार्टर था ये कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन स्थापना के 2 वर्षों पश्चात 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित किया गया। ये कुछ बेसिक से फैक्ट है, लेकिन एक अहम जानकारी यहाँ पर यह है कि आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है वो ताड़ का पेड़ और बाघ है, जो आप यहाँ पर आरबीआई के लोगो में देख सकते हैं। अच्छा, इसके लोगो से संबंधित एक प्रश्न आपके एनटीपीसी एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा।
आरबीआई का मुख्यालय हमने बताया कि वर्तमान में मुंबई में है और अभी जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, वे 25वें गवर्नर हैं और वे उर्जित पटेल की जगह पर है। अच्छा, जब भी शक्तिकांत दास की बात हो तो एक पॉइंट जरूर रिकॉल कीजिएगा, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को 2023 में केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार के तहत गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, आपको बता दूं कि यह दूसरी बार है जब किसी आरबीआई गवर्नर ने यह अवार्ड जीता है। इससे पहले 2015 में यह अवार्ड यानी कि गवर्नर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड था रघुराम राजन ने जीता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना है और यहाँ पर आप इस तस्वीर में जो देख रहे हैं यही है आरबीआई के गवर्नर 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास। चलिए फिलहाल यहाँ पर इसे स्किप करते हैं, चलते हैं आगे। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया गया है। अच्छा, सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में यह प्रश्न है, हालांकि इनके बारे में जानकारी हमने आपको दिया था जब ये मुख्यमंत्री बने थे। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि वे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आउटलुक बिजनेस मैगजीन की प्रतिष्ठित चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया गया है। अच्छा, 11 दिसंबर 2022 को सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी हाल ही में आउटलुक बिजनेस मैगजीन की सूची में या फिर इस मैगजीन की प्रतिष्ठित चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर सूची में शामिल हुए हैं। तो इस लिहाज से इनसे संबंधित ये भी ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री भी बने थे 11 दिसंबर 2022 को। और आपको बता दूं कि हाल ही में इनसे संबंधित कुछ जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था, जैसे कि 4 सितंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ किया गया था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये मुख्यमंत्री सबल योजना आखिर है क्या। आपको बता दूं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य या फिर मूल उद्देश्य राज्य के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये सबल योजना की शुरुआत किया गया था। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश की चर्चा जो हो रही है, आपको बता दूं कि अप्रैल 2023 में हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का या फिर यूं कहें देश का पहला राज्य बना था। कब? तो अप्रैल 2023 में। कौन सा राज्य? तो हिमाचल प्रदेश, जो कि अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला छठा प्रश्न है कि इग्नू और किस देश के मुक्त विश्वविद्यालय ने छात्रों के सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? खबरों में है। इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि केन्या। अब इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय यानी कि इग्नू और कन्या मुक्त विद्यालय यानी कि ओयू के ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन अर्थात एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो ये दोनों के मध्य समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है वो आप ध्यान रखिएगा, जिसमें छात्र और संकाय अर्थात फैकल्टी की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना, शिक्षण और सीखने के लिए प्रौद्योगिकी को शामिल करना आदि ये मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी दोनों संगठन के बीच में या फिर दोनों संस्थान के बीच में ये समझौता हुआ है। ये ध्यान रखेंगे। हमारा अगला पॉइंट है केन्या से ही संबंधित कि हाल ही में 4 से 6 दिसंबर 2023 तक केन्या के राष्ट्रपति विलियम समाई रूटो भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे। कुछ समय पहले का ये न्यूज है, ध्यान रखेगा, ये भी पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने हाल ही में केन्या लेडीज ओपन 2023 खिताब जीता था। ये जानकारी हमारे द्वारा आपको दिया गया था। ध्यान रखिएगा, केन्या से संबंधित कुछ चीजें जो खबरों में थी वो यहाँ पर हमने आपको बताया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि जो केन्या देश है इसकी राजधानी कहाँ पर है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा केन्या की राजधानी कहाँ है। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में जू के 2Y3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? जू के 2Y3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपण जो अभी किया गया है ये चाइना के द्वारा किया गया। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि चीन ने या फिर चाइना ने 9 दिसंबर 2023 को जियुक्वान सैटेलाइट प्रशिक्षण या फिर प्रक्षेपण केंद्र से जूके 2Y3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। इससे पहले चीन की निजी एरोस्पेस कंपनी लैंड स्पेस ने जुलाई 2023 में गोबी रेगिस्तान में स्थित जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से जूके 2 नामक एक रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। दोनों पॉइंट यहां से आपको ध्यान रखना है। अगले कुछ पॉइंट में और भी हमने अतिरिक्त चर्चा किया है चाइना को ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये बहुत खबरों में था
किसी भी एग्जाम में इस वर्ष 2023 में ये पूछे जा सकते हैं। हमने बतलाया है, पुनः रिवीजन यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं ताकि आप लोग के लिए ये पुनः से नया हो जाए, आप लोग से भूले ना। मैंने आपको बार-बार बोला है कि जो चीज़ें आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, डेली बेसिस पर इसका रिवीजन ज़रूर किया कीजिए। थोड़ा ही सही लेकिन रिवीजन कीजिए, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? ऐसा होगा कि नहीं तो अगर आप रिवीजन नहीं देंगे तो वो आपका पीछे जो आपने पढ़ा है वो भूलते जाएँगे। तो थोड़ा ही सही मतलब रीडिंग पर्पज़ से, याद नहीं करना, बस रीडिंग पर्पज़ से उसको पढ़ते जाइए। जब एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो उसे देखने अपने आप वो याद हो जाएगा। याद करने का प्रयास नहीं करना है, बस उसको दिमाग में सेट करते जाइए। जब एग्ज़ाम हॉल में उस चीज़ को आप देखेंगे तो वो माइंड में क्लिक कर जाएगा। ठीक है? ये चीज़ें ध्यान रखिए। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दूँ कि हाल ही में 8 नवंबर 2023 को जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, यहाँ पर क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो इस रैंकिंग में चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही थी, ये ध्यान रखिए। अगला पॉइंट, अच्छा इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अभी विस्तार से बात करेंगे, जो जानकारी हमने पहले भी आपको दिया था, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट है कि हाल ही में 19वें एशियाई खेल और चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 का जो आयोजन है, ये चाइना में ही किया गया था, जिसमें क्रमशः भारत ने 107 पदक जीते और चौथे स्थान पर रहा। ये बात हुई 19वें एशियाई खेलों की, जबकि 111 पदक जीतकर 5वां स्थान हासिल किया। ये बात हो रही है पैरा एशियाई खेलों की, चौथे संस्करण की यहाँ पर बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पर एक शब्द हमने प्रयोग किया क्रमशः। ठीक है, तो इसकी भी चर्चा हम लोग अभी विस्तार से करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को। ठीक है, तो ये क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, जिसमें टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो पहले स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी रही, जो कि चाइना की यूनिवर्सिटी है। दूसरे स्थान पर हांगकांग यूनिवर्सिटी हांगकांग, और तीसरे स्थान पर नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। ये ध्यान रखिए, ये एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात हो रही है। पुनः यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये टॉप यूनिवर्सिटी है एशिया की, जो कि टॉप 10 की सूची यहाँ पर शामिल है। लेकिन भारतीय यूनिवर्सिटी की सूची की दृष्टिकोण से हम देखें तो आपको बता दूं कि आईआईटी बॉम्बे एशिया में 40वां स्थान मिला है आईआईटी बॉम्बे को, जो कि भारत में टॉप पर है। लेकिन वहीं पर भारतीय यूनिवर्सिटी में बात करें, एशिया यूनिवर्सिटी को मद्देनजर रखते हुए, तो भारत में दूसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली रहा, लेकिन एशिया में 46वीं रैंक मिली। आईआईटी मद्रास तीसरे स्थान पर, एशिया में इसे 53वां स्थान मिला। यही वो सूची है जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर यह है कि टॉप 100 में भारत के 7 संस्थान हैं, जिनमें 5 आईआईटी हैं, यानी कि प्रौद्योगिकी संस्थान है। कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि टॉप 100 में भारत के 7 संस्थानों को जगह मिला है, जिसमें 5 आईआईटी है, यानी कि 5 प्रौद्योगिकी संस्थान है। तो ये तो रही बात यहाँ पर क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग से संबंधित। लेकिन अब हम बात करेंगे 19वें एशियन गेम्स के बारे में, जिसका आयोजन चाइना में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चाइना के हुआंगझो में आयोजित हुआ। इसमें अगर हम देखें पदक तालिका को, तो पहले स्थान पर चाइना रहा, 201 स्वर्ण पदक, 111 रजत और 71 कांस्य पदक, कुल मिला के 383 पदकों के साथ जो मेजबान देश चाइना है, ये शीर्ष स्थान पर रहा। अपना भारत चौथे स्थान पर रहा है। भारत ने कुल मिला के 107 पदक अपने नाम किया, 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक। भारत से पहले जो 3 देश हैं, उनमें पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर जापान और तीसरे स्थान पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अब हम यहाँ पर आगे बात करेंगे चौथे पैरा एशियन गेम्स के बारे में। ये 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2023 तक यहीं पर हुआंगझो चाइना में आयोजित हुआ। इसमें भी पहले स्थान पर 521 पदकों के साथ चाइना रहा। लेकिन अपने भारत की बात करें तो भारत जो देश है अपना, ये इसमें 5वें स्थान पर रहा 111 पदकों के साथ, जो कि भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक अपने नाम किया और इस सूची में 5वां स्थान कायम किया। अच्छा, अगर हम बात करें इस एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स के लिए भारत ने बल्कि बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय टीम में बिहार के 5 खिलाड़ियों का चयन एशियन गेम्स के लिए हुआ था, जिसमें आपको ध्यान रखना है पहला नाम शैलेश कुमार, शम्स आलम, जलालुद्दीन अंसारी, श्वेता शाही और आकाश कुमार। ये 5 खिलाड़ियों का चयन भारतीय राष्ट्रीय टीम में हुआ था। चलिए, एशियाई खेलों की बात हुई थी, इसकी शुरुआत की बात करें तो 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी, या फिर यूं कहें इसका उद्घाटन हुआ था। और ये उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ था। भारत यहाँ पर 51 पदक जीता था और जापान के बाद पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। दूसरी बार भारत ने 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किया है। तो कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि भारत ने अब तक सिर्फ 2 बार ही एशियाई खेलों की मेजबानी किया है, एक तो 1951 में और फिर दूसरा 1982 में। ठीक है। अच्छा, एशियाई खेलों का जो आयोजन होता है, ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं।
इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि विष्णुदेव साय, जो कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद हाल ही में आदिवासी नेता विष्णुदेव राय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम की हम बात करें तो यहाँ पर 90 सीटें विधानसभा की निर्धारित है। मेजोरिटी के लिए 40 सीटें आवश्यक है और आपको बता दूं कि भाजपा को यहाँ पर 54 सीट मिला और कांग्रेस को यहाँ पर 35 सीट मिला, यानी कि बहुमत जो थी वो भाजपा को मिला। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, भाजपा ने अपनी सरकार बनाई। अच्छा, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें भाजपा को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुमत प्राप्त हुई। तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुई। अच्छा, तेलंगाना को लेकर जानकारी हमने आपको दिया था, रेवंत रेड्डी अभी हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त 5 राज्यों में 4 राज्यों की बात यहाँ पर हमने किया, लेकिन 5वें राज्य मिजोरम की बात करें तो इसके अतिरिक्त जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी कि JPM के नेता श्री लाल दुमोह मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहूँगा, खास करके जो हमें रेगुलर फॉलो करते हैं, जो हमें जानते हैं, जो हमें समझते हैं कि सर बिल्कुल अच्छा पढ़ा रहे हैं। दरअसल हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया था, थोड़ा सा आपका समय लूँगा, 1 मिनट बस, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो एक वीडियो जारी करते हुए हमने आपको ये बताया था कि अनअकैडमी के साथ हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ है टीचिंग पर्पस से। ठीक है, तो हमने सोचा क्यों ना जाए, इसे ट्राई किया जाए और अगर छात्रों को हेल्प हुई तो हम वहाँ पे बरकरार रहेंगे। एक स्पेशल क्लास के लिए वो मतलब 10 स्पेशल क्लास का एक मतलब कह सकते हैं कोलैबोरेशन था। तो शाम के 7 बजे वो हमें ट्रेनिंग देने वाले थे, जो कि कैसे क्लास लेना, ये सभी चीज़ें। लेकिन बात यहाँ पर ये भी कि हमारी ट्रेनिंग पूरा नहीं हो पाई और कोई रिस्पॉन्स भी अच्छी तरीके से उधर नहीं मिला। हमें फिर से बताया गया, जब 7 बजे का जो टाइम था, 7 से 7:30 का, वो भी फेल हो गया। तो हमें 8:45 का समय दिया गया। तो मैं इंतज़ार में था, उस समय तक भी कुछ नहीं आया। 9 बजे तक मैंने इंतज़ार किया, तो 9 बजे तक कुछ भी मतलब हमें उधर से मतलब कोई भी आउटपुट नहीं मिला ट्रेनिंग को लेकर। तो उसके बाद हमें लगा कि ये फालतू हमारा समय व्यतीत हो रहा है, बेकार जा रहा है। तो वही मतलब कुछ चीज़ें और भी हमारे दिमाग में चल रहे थे, जिस वजह से कल वाला भी क्लास एब्सेंट हो गया था। ठीक है? अच्छा, आप लोगों के लिए हम बेहतर चीज़ें करने का हमेशा से प्रयास करते हैं। अनअकैडमी के साथ भी जो हमारा कोलैबोरेशन था, ये फ्री क्लास को लेकर ही था, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अच्छा, बात यहाँ पर यह है कि हमने पहले भी कई बार अनअकैडमी को ये कहते हुए नकार दिया कि हम आपके साथ टीचिंग पर्पज़ से कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। कई बार हमने आप लोगों से राय भी जानना चाहा था, आप लोगों ने भी मना किया था कि सर अपने संस्थान के साथ बने रहिए, कोलैबोरेशन मत कीजिए। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें हमें कहा था। लेकिन फिर भी फिर हमने ये फैसला लिया है रिसेंटली, जो मतलब ये चीज़ हमारे साथ जो मतलब एक प्रकार से देखा जाए अच्छा नहीं रहा, जो मतलब मेरा समय कल व्यतीत हुआ, जिस वजह से क्लास भी हम नहीं ले पाए थे। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप लोगों से विनती है कि थोड़ा-सा आप लोग है ना बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, क्या किया जाए? तो हमने तो ये डिसाइड कर लिया कि अब तो नहीं जाना है, क्योंकि हमारा पहला ही जो मतलब एक था, वो गड़बड़ हो गया। मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से जो हमें टाइम दिया गया था, मेरा पूरा दिन खराब हुआ, जिस वजह से क्लास भी एब्सेंट हो गया। तो ये चीज़ है। आप लोग बताइएगा जो भी चीज़ें आप लोग सोचते हैं। चलिए, हम यहाँ पर आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, ये आयोजन अभी हाल ही में किया गया है राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये हाल ही में नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, G22 समिट का। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। इसके आयोजन तिथि की बात करें तो 12 से 14 दिसंबर 2023 को ये आयोजित किया गया है। इसका आयोजन स्थल भारत मंडपम, ये भारत मंडपम प्रगति मैदान के पास है। आपको बता दूं, यहीं पर 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था भारत की अध्यक्षता में। ठीक है, जिसका थीम क्या था? तो वसुधैव कुटुंबकम था। और भारत को जो G20 की कमान मिले थे, वो किससे मिले थे? आपको ये भी ध्यान रखना है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से मिले थे। ये तमाम जानकारी हमने आपको दिया है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक साझेदारी में 28 सदस्य देश और यूरोपीय संघ शामिल है। और अगर हम बात करें इसका संस्थापक सदस्य के रूप में, तो भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है। ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर हम अब आ चुके हैं अगले 10वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में राजघाट के समीप गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये अनावरण अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 10 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राजघाट के समीप गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अच्छा, आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने समाधि स्थल को लेकर जानकारी दिया था, भारतीय महापुरुषों से संबंधित।
तो उनमें यहाँ पर आप देख सकते हैं राजघाट जो ये महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। इसी प्रकार से चैत्य भूमि संबंधित है भीमराव अंबेडकर से, वीर भूमि राजीव गांधी से, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू से, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा से, अभय घाट मोरारजी देसाई से, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से। ठीक है। अच्छा, इंदिरा गांधी की जो हत्या किया था बेअंत सिंह नामक एक व्यक्ति ने 31 अक्टूबर 1984 को, ठीक है, बुधवार का दिन था, ये भी ध्यान रखिएगा, बुधवार का दिन था और गोली मारकर उनकी हत्या की थी। ये चीज यहां से ध्यान रखें। चलिए 11वां प्रश्न है, किस तिथि को हाल ही में मानवाधिकार दिवस मनाया गया, यानी कि ह्यूमन राइट्स डे 2023 किस तिथि को मनाया गया? तो राइट आंसर है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको बता दूं कि हाल ही में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया है और इसकी शुरुआत जो हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसंबर 1950 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1950 को, या फिर यूं कहें 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया था। अब यहाँ पर इसके उद्देश्य की बात करें तो जिसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों को मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना और इसके पालन के प्रति सजग रहने का संदेश देना ही इसका एक मूल उद्देश्य है। 2023 में जो ये दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या है? इसका थीम या फिर विषय की बात करें 2023 के संदर्भ में, तो सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये इसका 2023 का निर्धारित थीम है। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम जो है, विकल्पों के आधार पर देखिए इसका राइट आंसर होगा मेरा गांव मेरी धरोहर। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में दिया था, आप लोग टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये प्रोमो कोड है BMTS70, ये केवल 500 छात्रों के लिए उपलब्ध है और आपको ध्यान रखना लगभग आधे से ज़्यादा इसमें ज्वाइन हो चुके हैं। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, 16 दिसंबर 2023 तक ये ऑफर आपके पास है। अब यहाँ पर ये आज की इस वीडियो का प्रश्न है कि बिहार के किस एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हुई है जिसके माध्यम से पर्यटक हवाई दृश्य यानी कि एरियल व्यू का आनंद ले पाएंगे? कंप्लीट जानकारी आपको दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।